बात करती हूँ यूपीपीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन के जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में। इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो लास्ट ईयर पूछा गया था, 2024 के मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। उन क्वेश्चन को डिस्कस करने से होता ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस होते हैं जो क्लियर हो जाते हैं। जैसे मैं डिस्कस करती हूँ, बहुत सारी चीजें पॉइंट्स आते हैं और वो क्लियर हो जाते हैं। ये एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी पर ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से। वैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स मिलने वाला नहीं है, बहुत एवरेज क्वेश्चन है, लेकिन आपको सारे उसके पॉइंट्स को, आपके जितने उसमें डायनेमिक्स होते हैं, जितने को उसके जितने भी आपको डायमेंशंस होते हैं उनको क्लियर करना है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल मीडिया कैसे, अगर उस समय की बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के जस्ट उसी टाइम की, तो देखते हैं कि बॉलीवुड पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा, हमारे फैशन वर्ल्ड पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा, हमारे टेलीविजन की दुनिया पे कैसे, मेन तो यही है, ये इम्पैक्ट होता है। फिर हमारे जो फूड स्टाइल है उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा, रेस्टोरेंट वर्ल्ड वाइड जैसे जैसे उनका इम्पैक्ट पड़ा, उनके चेन शुरू हुए, उनका उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। जितने ग्लोबल आप चेन है, फूड चेन है, देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा ये एग्जाम्पल है। और जितने आपने फैशन की दुनिया में अगर देखते हैं या फिर आपको अप्रैल की दुनिया में देखते हैं, टॉप ब्रांड्स है, आज उनका एक्सपेंशन हर वर्ल्ड के हर कोने में हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों का जब होता है, ऐसा एक्सपेंशन होता है, तो इसे हम उसको कल्चर के तौर पर देखते हैं। कल्चर पे जो इम्पैक्ट है ये मेन ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। तो इसको आप बहुत सारे इसमें पॉइंट्स देने हैं अलग अलग तरीके से, आप उनको हर सेक्शन पे भी दिखाएंगे कि क्या क्या उसका इम्पैक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन को, और उसको थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन में उसे आप डिस्कस करके निकलेंगे। ये बहुत वैसे एक एवरेज क्वेश्चन मैं मानती हूँ वैसे। नेक्स्ट देखते हैं कि एक क्वेश्चन है इंडियन कल्चर के बारे में। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सबसे बड़ी बात है। उसके बाद कैसे इतने बड़े देश की जो है, हमारा इतना एरिया है, इतनी पॉपुलेशन है, अप्रॉक्स 17.2% जो पॉपुलेशन वर्ल्ड का है वो केवल इंडिया में है। तो इसके देखते इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद जो हमारी यूनिटी है, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, हमारी सॉवरेंटी है, हमारे जो भी इंटीग्रल चीज़ें हैं, उन कंपोनेंट्स को आपको दिखाना है। सारी चीज़ों को आपको संस्कृति के विभिन्न पार्ट दिखाना है, आर्ट एंड कल्चर दिखाना है कि इंडिया के नॉर्थ इंडिया में कैसे है, साउथ इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो साउथ इंडियन की नॉर्थ इंडिया में भी पाई जाती है। जैसे आप ग्वालियर फोर्ट पे जाएंगे तो एक तेली टेम्पल है, तेली का मंदिर, जो आप देखेंगे द्रविडियन शैली में है। द्रविडियन शैली में नॉर्थ इंडिया में पाई जाने वाला एकमात्र टेम्पल है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो नॉर्थ इंडिया के साथ। तो इन सारी चीज़ों को आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ की कल्चर मिल जाएंगी। आप वहाँ के आप जो भी फूड हैबिट्स है आज के डेट में नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो वैसे वैसे सारी चीज़ों को, सारे कंपोनेंट्स को आपको उन चीज़ों को बताना है, दिखाना है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था मैंने ओशन के जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो भी यूज है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को अभी इसको आप नहीं लिखे तो बेहतर है। जो पूछा गया, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत होती है। डेटास तो नहीं चाहिए बट कॉन्सेप्ट बहुत चाहिए, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर सबसे पहले तो आप अगर एनसीईआरटी 12th क्लास की, अगर एनसीईआरटी ज्योग्राफी को लेते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से कर ले। मोर देन सफिशिएंट है वो बुक, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि अगर आप अपने ऑप्शनल की बात करते हैं तब तो बहुत सारे उसमें बुक्स आ जाएंगे, बहुत सारे मटेरियल्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बात करते हैं जीएस पेपर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी 12th क्लास की सफिशिएंट है। और उसमें एक चीज देखने वाली है, सबसे पहले तो आप क्लाइमेटोलॉजी को बहुत अच्छे से कर लें। मैं हमेशा कहती हूँ ज्योग्राफी की क्लास, हमेशा क्लाइमेटोलॉजी अपना बेस होना चाहिए आपको। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो क्लाइमेटोलॉजी, उसको सबसे अच्छे से आप कर लें, यानी सबसे पहले आप क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ लें। जब तक आप क्लाइमेटोलॉजी नहीं करते हैं आपको शायद कुछ भी ठीक से क्लियर नहीं होगा, फिजिकल ज्योग्राफी आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। क्लाइमेट, ये फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। क्लाइमेटोलॉजी जैसे करेंगे उसके बाद क्या है, ये सॉइल से क्वेश्चन है। सबसे पहले क्लाइमेट,
उसके बाद सॉइल, जैसा क्लाइमेट होगा, जैसे देखते हैं कि जहाँ पे भी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन वाले जो क्षेत्र हैं इंडिया के, वेस्टर्न घाट है जहाँ पे 200 प्लस सेंटीमीटर बारिश होती है, वहाँ आप देखते हैं कि वहाँ का टॉप सॉइल होता है, ज़्यादा बारिश के कारण टॉप सॉइल हट जाता है, ह्यूमिड जो सॉइल होता है हट जाता है, उसके बाद टॉप सॉइल का भी बहुत सारा पार्ट हट जाता है, ठीक है, उसके कारण वो फर्टिलिटी उसकी कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे वहाँ पे क्रॉप्स हैं जो उस जगह के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लेटराइट में जाएंगे वेस्टर्न घाट की तरफ, तो वहाँ पे कॉफ़ी, चाय, ये सब जितने क्रॉप्स हैं, ठीक है, आपको वो काजू, ऐसे ऐसे जितने क्रॉप्स हैं उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको दिखाना पड़ेगा इंटर रिलेशनशिप एक दूसरे को कैसे ही प्रभावित करते हैं, क्लाइमेट कैसे सॉइल को बनाता है, क्योंकि सॉइल जब बनता है तो उसके पेरेंटल जो रॉक्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, उसके अलावा क्लाइमेट का और वेजिटेशन का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। 5 जो उसको कंपोनेंट्स है उसमें एक वेजिटेशन भी है, ठीक है। तो वो आपको देखना है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जैसी वहाँ पे मिट्टी होगी, जैसे आपके मिट्टी वहाँ पे सॉइल का स्ट्रक्चर होगा, उसका टेक्सचर होगा, प्रोफाइलिंग प्रोफाइलिंग तो लगभग सेम होती है, टेक्सचर होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ वेजिटेशन होगी। और जैसा वहाँ क्लाइमेट होगा, वहाँ टेम्परेचर होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, उसका एल्टीट्यूड से भी बदलता है क्लाइमेट, तो एल्टीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सॉइल होगा, और जैसे सॉइल होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ वेजिटेशन होगा। और फिर देखेंगे कि कैसे ये रिवर्स फिर जाता है, और जैसा वेजिटेशन होगा, आपको पता है कि वेजिटेशन का मतलब जितने उनके पत्तियां ह्यूमिड जितने गिरते हैं, रेजिड्यूज जितने गिरते हैं, वो सॉइल के फॉर्मेशन में काम करते हैं, तो वो फिर वहाँ सॉइल बनाने में काम करेंगे, ठीक है। और सॉइल सॉइल तो डायरेक्टली वैसे तो इम्पैक्ट नहीं करता क्लाइमेटोलॉजी को, ठीक है, क्लाइमेटिक जो कंडीशन होते हैं वो करते हैं सॉइल को। तो इसलिए, और इसमें बेटर है आपको कि एक डायग्राम जरूर बना के देखें, लेकिन ये क्वेश्चन अभी नहीं करें, बाद में करें, जब सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ज्योग्राफी के बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब ये करने की मतलब है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी के बारे में पूछा गया। तो इस स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहां उसका आंसर ही आपके जो जो फ्रेम करते हैं, माइंड में फ्रेम करते हैं आंसर का, वहां आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यों है। तो इस क्वेश्चन के क्यों होने से आपका वाई से शुरू होना चाहिए। जैसे वाई से शुरू करेंगे, इसके सारे जितने कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले तो आप स्मार्ट सिटी के कंपोनेंट्स को आपको देखना है, एक मैप ड्रॉ करें, या फिर मैप से भी अच्छा है आप उसे एक डायग्राम के थ्रू दिखाएं, ठीक है, सबसे अच्छा डायग्राम दिखाएंगे, मैप नहीं, डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, और कंपोनेंट्स को बताएंगे, और कंपोनेंट्स को भी उसको बोल्ड में बांटेंगे कि कितने कंपोनेंट्स है। जैसे आपने बोल्ड पेन से उसको लिख दिया कि कंपोनेंट्स है, उसको अंडरलाइन कर दिया, उसको 5-6 सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसमें जैसे कुछ कीवर्ड्स जरूर लेंगे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ई गवर्नेंस, सिविक एम्यूनिटीज, ठीक है, सैनिटेशन, ग्रीन एनर्जी, ये सारे इस कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करके, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मोबिलिटी का क्या जरिया है, इन सारी चीज़ों पे ही तो स्मार्ट सिटी का हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ट है। तो इन स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आप एक बार दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, टाउन प्लानिंग कभी कभी ये होता है कि स्मार्ट सिटी जब बनाने जाते हैं तो टाउन प्लानिंग तो इनिशियल सबसे स्टेज होता है, तो लेकिन जो सिटी होता है वो ऑलरेडी सेटल्ड होता है, उसके बाद भी कभी कभी टाउन प्लानिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो वैसे में भी ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उन सारे कंडीशन में भी आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना होता है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी चीज़ है, वेलफेयर कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ई गवर्नेंस। स्मार्ट सिटी आईटी सेक्टर जितना स्ट्रांग होगा, ई गवर्नेंस अच्छा होगा। ई गवर्नेंस अच्छा होने का मतलब आपका जो जितने भी ग्रीवांस है, रेजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म के जितने भी उनके जितने भी कंसर्न्स हैं, उनको अच्छे से डील किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सैनिटेशन का क्या है, एजुकेशन क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ कैसे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ग्रीन एनर्जी मैंने बताया आपको, ठीक है, इंडस्ट्री की क्या है। और आजकल इन्वायरमेंट जो है ना, सबसे बड़ा ये हमारा कंसर्न है, इन्वायरमेंटल जितने इश्यूज है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में स्मार्ट सिटी का एक प्लानिंग में अभी जुड़ चुका है ये कि एयर क्वालिटी मेजरमेंट जो होता है, मॉनिटरिंग होती है, वो सिस्टम वहाँ पे कितना प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो वो होते हैं यूरो लागू होते हैं,
क्लीन एनर्जी के लिए वो कैसे है, इथेनॉल की जो उसमें मिक्सिंग की जा रही है पेट्रोल में वो कैसे है, कितना है। ठीक है, इस दिशा में ग्रीन क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की दिशा में उस स्मार्ट सिटी में कितना काम हो रहा है। तो स्मार्ट सिटी को अगर ठीक ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करना हो तो ये सारे पैरामीटर्स उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये सारे आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल एनर्जी वही है, सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, वो देखने के बाद आप एक क्वेश्चन जो पहला छूट गया था वो क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के सामने कौन कौन से चुनौतियां थी, कौन कौन से प्रोमिनेंट जो चैलेंजेस थे जो इंडिया को फेस करने थे। तो इस क्वेश्चन की आंसर में हमेशा याद रखिएगा, आपको डेटा के साथ शुरू करना है। आपकी जो आंसर राइटिंग होगी वो हमेशा डेटा के साथ होगी। जैसे आपको सबसे पहले दिखाना है, सबसे पहले कि हमारी पॉवर्टी कितनी थी उस समय। पॉवर्टी लाइन के अंदर हमारे करीब 80% लोग थे, वो पॉवर्टी के अंतर्गत आते थे। हमारी लिटरेसी कितनी थी, लिटरेसी रेट परहैप्स 12.7 के आसपास ऐसी ही कुछ थी, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, अभी याद नहीं आ रहा, तो उतनी थी। हमारे एग्रीकल्चर में कितने 85% जो हमारे पीपल थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल पुअर थी। हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, जीडीपी का जो हमारा साइज था वो बहुत कम था। ठीक है, तो ये सारी डेटा आपको दिखानी होगी कि, और उसके सामने सबसे बड़ा जो चैनल था वो माइग्रेशन था। ठीक है, माइग्रेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब डिवीजन हुआ तो ये माइग्रेशन का चैलेंज एक सबसे बड़ा चैलेंज था। इसमें कुछ और मैं आपको कोशिश करूंगी, जीडीपी का जो उसमें जो साइज था वो 2.7 लाख करोड़ था। आज के जीडीपी के कंपेयर करें तो बहुत ही कम था। हमारी जो पॉपुलेशन थी वो अर्बन पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, मैक्सिमम हमारी करीब 80% से ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन थी। तो ये सारी चीज़ों को दिखाता है, हम स्टेगनेंट एक इकोनॉमी में जी रहे थे, अंडर डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, हमारी फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा था हमारे पास, हंगर की स्थिति बहुत ज़्यादा थी, बहुत क्राइसिस था फूड की। तो वो सारी चीज़ों को आप बिना डेटा के यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो डेटा को हमेशा रखें। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के, कैपिटल हमारा बहुत कम था, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सारे आपको डेटा में एक एक करके पॉइंट्स में इसको आपको डिटेल दिखाना है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि काफ़ी अच्छा मार्क्स देने वाला क्वेश्चन। याद रखिएगा, ज्योग्राफी से जो भी रिलेटेड या डेटा से रिलेटेड या मैप डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन के आंसर होंगे वो बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, तो उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। एक है हमारे सिस्मिक जोन से पूछा गया है, इंडिया के भूकंपीय जो क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 5 क्षेत्रों में बांटा गया है हमारे इंडिया को, और एक क्षेत्र को, फर्स्ट वाले जोन को इंक्लूड अभी नहीं किया जाता है, जो भी डेटाज है उनमें इंक्लूड नहीं किया। सेकंड से शुरू होता है, सेकंड सबसे कम है, बिल्कुल लो है, थर्ड मॉडरेट है, फोर्थ हाई है, एंड फिफ्थ इज द हाईएस्ट। ठीक है, तो आपको एक मैप छोटा सा इंडिया का ड्रॉ करना है, एक रफली दिखा देना है, कुछ हर क्षेत्र से 2-4 स्टेट के या रीजन के नाम लेने हैं और उस क्षेत्र को वहाँ दिखा देना है कि कौन सा मॉडरेट के अंतर्गत आता है, कौन सा इसके हाई के अंतर्गत आता है, लो के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्षेत्र आपको दिखाना है कहाँ कहाँ से है। ज़्यादातर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट या फिर हिमालयन के जो क्षेत्र हैं, और आपको ये पता होना चाहिए, इसको याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है आप इसमें लॉजिक अप्लाई करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल जो जगह होगी, जो प्लेट्स होंगी हमारे, जहाँ पे भी अनस्टेबल प्लेट्स होंगी, ये प्लेट टेक्टोनिक की जहाँ भी अभी एक्टिव कंडीशन में हो, हिमालय भी अभी एक्टिव कंडीशन में, क्योंकि हर साल वो 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ती जाती है, तो यानी एक्टिव है, 2 प्लेट्स वहाँ टकराए, कोलिजन हुआ, उसके बाद इसका हिमालयन बना, तो वहां पे हमेशा अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होगी जहां भी ऐसे कंडीशन हो। ठीक है, आप देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया का पार्ट बहुत अनस्टेबल नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल है काफी पहले से। पेनिनसुला इंडिया का जो पार्ट है वो काफी पहले से स्टेबल है, तो वहां पे सिस्मिक जोन कम है। वैसे 3 में आता है, चेन्नई आता है, बेंगलुरु आता है, मुंबई, ये सब 3 में आता है, लेकिन जनरली होता नहीं है। लातूर एक एक्सेप्शनल माना जाता है। ठीक है, तो वैसे आप जगहों को एक बार देख लेंगे। और कच्छ का रण है, वहां जब आया था उसको भी माना गया, फिर
फोर्थ में लिया गया उसे, फोर्थ सिस्मिक जोन में। तो इस ऐसे आप देख लेंगे, एक छोटा सा डायग्राम जरूर उसे वहां पे ड्रॉ करेंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। और आपकी आज की कुछ टिप मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, उसके मल्टीपल जितने वो डायमेंशंस होते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस वाले कभी भी ऐसे क्वेश्चन जो होंगे, जो भी आपको अच्छे मार्क्स दे के जाते हैं, वो कभी भी एक स्ट्रेट आपको डायरेक्शन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी भी नहीं पूछा जाता है। अगर स्ट्रेट पूछा भी गया है तो आप एक उसके डायमेंशन पे क्वेश्चन को नहीं आंसर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उसके डायमेंशन में आपको तोड़ना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। सिस्मिक जोन पूछा, ठीक है, लेकिन आपको 5 उसके सिस्मिक जोन है, ठीक है। और थोड़ा सा आप जरूर दिखाएंगे कि उस क्वेश्चन में जरूर वहां पे शो करेंगे कि जो भी यहाँ अनस्टेबल, जो भी हाई रिस्क वाले सिस्मिक जोन है इंडिया में, वो क्यों है हाई, और जो लो है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी होने का है कि आपको प्लेट को बताना है कि यहाँ कौन से 2 प्लेट्स टकराई हिमालय के नीचे, और हिमालय कैसे इसका इवोल्यूशन शुरू हुआ, तो वहां आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे आपको ज्यादा मार्क्स लेना है, लीड लेना है, वैसे में आपको बहुत अच्छा, और उसके जितने भी आप उनके जितने कंपोनेंट्स होंगे, घटक होंगे, उनको भी बहुत अच्छे से आप अलग अलग पार्ट में तोड़ के बताएंगे कि इसके अंदर ये कंपोनेंट, सब कंपोनेंट्स आएंगे, उसके अंतर्गत ये सारे सब कंपोनेंट्स आएंगे, और उनको सारे को आपको एक्सप्लेन 2-2 लाइन में, जैसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर करेंगे। और हमेशा एक और बात को आपको ध्यान रखना है, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मैप हमेशा, डायग्राम हमेशा ड्रॉ करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी आपको लगे, जहां पे भी आपको पॉसिबिलिटी छोटी सी भी दिख जाए, आप तुरंत उसे ड्रॉ करेंगे डायग्राम वहाँ, और उसको एक्सप्लेन करने का बहुत इजी तरीका है। जहां भी वो चीज़ दिखाना हो, वो पार्ट दिखाना हो, वो एरिया शो करना है, वहां तुरंत शो करेंगे। इससे आपका टाइम काफ़ी सेव होगा, और आपको जो कॉपी चेक करते हैं उनको पता चल जाएगा कि अच्छा, इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, इनको पता है कि कहाँ कौन सी जगह है, क्या दिखाना है, क्या शो करना है। आप जैसे सिस्मिक जोन को, अगर सिस्मिक जोन को कितना भी अच्छा आप उसे एक्सप्लेन कर देते हैं, कितनी भी अच्छे, लेकिन अगर आप डायग्राम शो नहीं करते इंडिया का, उस पार्ट को नहीं दिखाते, तो आपका नहीं है, फर्दर फिर बेकार है। आपने सुनामी, अगर है सुनामी चैप्टर है, आपने सुनामी किया, लेकिन बे ऑफ बंगाल को आपको एरिया दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे इंडिया का, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाता है, बे ऑफ बंगाल में सबसे ज्यादा आता है सुनामी, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। यहाँ पे सुनामी का ही वो है, फर्दर एक्सटेंशन है, तो वो हम चक्रवात का है। तो वो चक्रवात का रीजन क्या है आपको दिखाना पड़ेगा, एक छोटा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके इसमें अंडमान निकोबार पूरा दिखाना पड़ेगा आपको, बे ऑफ बंगाल का इंडिया का छोटा सा पेनिनसुलर इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे, वाटर का दिखाएंगे, आपको दिखाना पड़ेगा। अरेबियन सी का वैसे कम आता है, लेकिन 1-2 वहां भी साइक्लोन आए, तो वो साइक्लोन को आपको दिखाना पड़ेगा, अरेबियन सी का ये पार्ट है। अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है तो आपको कैरिबियन सी को दिखाना होगा, तो वहां आपको यूएस का मैप ड्रॉ करके थोड़ा सा नीचे का पार्ट आपको कैलिफोर्निया का, मिसिसिपी का पार्ट ये दिखाना पड़ेगा, जहां सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं। टाइफून की अगर बात करते हैं तो वैसे भी साउथ चाइना सी को ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वहां आप जापान को ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा चाइना के ईस्टर्न कोस्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। बस एक्सप्लेन करने का मतलब होता है कि आप बता सके कि आपको ये सारी चीजें पता है, इनकी नॉलेज है आपको, बस ये करना है, बस उतने ही ड्रॉ करने का इतना ही मकसद है, और कुछ भी नहीं, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आपके पास टाइम भी नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट वाले जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे, या फिर एक 1 बाय 1 करके मैं सिलेबस पे डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में।